पॉर्न, ये शब्द सुनते ही किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी के चेहरे पर वीभत्स भाव आते हैं, पर ये हमारे वक्त की सच्चाई है। कई देशों में पॉर्न फिल्म बनाना और सर्कुलेट करना लीगल है। पॉपुलर भाषा में कहें तो वहाँ पर ब्लू फिल्म बनाई और बेची जाती हैं कुछ नियम कायदों के साथ। कई देशों में ये गैर कानूनी है। जापान में पॉर्न फिल्मों में काम करने के बहाने लोगों का नए सिरे से शोषण हो रहा है। ज़्यादातर शोषण लड़कियों का हो रहा है और इस मामले में वहाँ की सरकार चेत गई है। वो एक नया कानून बना रही है। पॉर्न फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगा रही है, ना ही इसके एक्टर और एक्ट्रेसेस पर, बल्कि इसमें कुछ रेगुलेशन लेकर आ रही है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसके बारे में आज बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि पड़ोस के देश पाकिस्तान में जहां 50,000 से ज़्यादा लोग गायब हो गए हैं एक खास नस्ल के, वहां सरकार कवर अप क्यों कर रही है, इस अन्याय पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। बात युद्ध की करेंगे। हमने खूब देखा रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, लेकिन अफ्रीका में भी दो देशों के बीच युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच, और इन सब के बीच में एक विरोधी धड़ा है। इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि दुनिया के दो देश जो नक्शे पर बहुत दूर हैं, क्यूबा और कंबोडिया, वहां पर किस तरह से सरकारें उनके खिलाफ जो भी जनमत लाने की कोशिश कर रहे हैं, दल या पक्ष, उनका शोषण या उनको कुचलने का काम कर रही हैं। ये सारी खबरें मिलेंगी आपको आज के दुनियादारी में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और दुनियादारी, जैसा कि आप जानते हैं, लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम है। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. दुनियादारी के आज के एपिसोड के स्पॉन्सर यानी कि सहयोगी हैं कुकू एफएम। कितना सही नाम है ना, जैसे कुकू, जैसे हमारे चाचा है उनका नाम है कुक्कू। बचपन में ना लोगों के नाम ऐसे प्यार से रखे जाते थे जो जीभ पर आसान हो, कुक्कू, पप्पू, राजू, मुन्ना, शिब्बू, कहानी खत्म। कुकू एफएम का क्या है, ये एक ऑडियो बुक का प्लेटफॉर्म है। दुनिया जहाँ की किताबें यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ पर अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो आपको मिलेगी एक छूट, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। पर ये बात तो पहले बोल चुका हूँ, एंकरिंग में सिखाते हैं कि अपने डायलॉग्स बार बार रिपीट नहीं करने चाहिए। यू कैन नॉट बी प्रिडिक्टेबल। कुकू एफएम एक खास ऑफर लेकर आया है। अगर आप अपने घर में कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 19 जून 2022 तक, तो आपको 50% की छूट मिलेगी। इसके लिए कोड बदल गया है। नया कोड गौर से सुनो, LT50 कोड नहीं है, अभी कोड है घर50, GHAR घर 50। बाकी डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा जानकारी। हम चले जापान, जहाँ पर पॉर्न इंडस्ट्री के बदलावों की बात करनी है। पर आप इसके बारे में, इसकी भयावहता के बारे में समझें, इसके लिए ज़रूरी है कि पॉर्न फिल्मों में काम करने वाली लड़कियों के अनुभव सुने। पहला केस, साकी कोजाई एडल्ट फिल्मों की स्टार रही। 2016 में उन्होंने न्यूज़ एजेंसी AFP को अपनी कहानी सुनाई। 2010 का किस्सा सुनाया। साकी तब टोक्यो में बस का इंतजार कर रही थी। वहीं उन्हें एक शख्स ने अप्रोच किया। बातचीत में पता चला कि साकी को नौकरी की तलाश है। उस शख्स ने उन्हें तुरंत नौकरी ऑफर की, कहा कि वो उन्हें स्टार बना देगा। कागजों पर दस्तखत हो गए। साकी काम पर पहुंची तो वहां नज़ारा अलग था। उनको कैमरे पर सेक्स करने के लिए कहा गया। उन्हें इस बात का कतई इल्म नहीं था। बकौल साकी, मैं अपने कपड़े नहीं उतार पाई, मुझे सिर्फ रोना आ रहा था। लेकिन उनका रोना उन्हें बचा पाने में नाकाम रहा। वो वापस लौटना चाहती थी, पर धमकी दी गई कि वापस लौटी तो भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा और घर वालों को सब बता दिया जाएगा। नतीजतन साकी को हार माननी पड़ी। पर जापान में साकी की कहानी इकलौती नहीं। उनकी जैसी कई लड़कियां हैं जो प्रलोभन और धमकी के जरिए पॉर्न फिल्मों में काम करने के लिए जिन्हें मजबूर किया जाता है। एक मकड़जाल सा है जिसके जरिए नए लोगों को इस इंडस्ट्री में लाया जाता है और इंगेज करके रखा जाता है। किस तरह से, कभी जुर्माने के लिए धमकाया, कभी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे नियम रख दिए जिसके चलते नौकरी छोड़कर जाना मुश्किल हो गया, और कुछ एक दफ़ा तो ये चेतावनी ही काम कर जाती है कि कोई दूसरा नौकरी नहीं देगा तो जाके बता देंगे कि पहले क्या करती थी, और काम करने से मना किया तो हमारे एजेंट तुम्हारे यूनिवर्सिटी कैंपस या घर में जाकर जुर्माना मांगेंगे
पड़ोसियों को भी सब पता चल जाएगा। ये एक एक्सपीरियंस था, एक केस था। अब दूसरा अनुभव सुनिए। जून 2016 में क्योडो में पुलिस ने एक टैलेंट एजेंसी से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके ऊपर एक महिला ने कैमरे पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। महिला को 2009 में मॉडल के तौर पर हायर किया गया, फिर एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी के पास भेजा गया। वहां उससे जबरदस्ती एडल्ट फिल्मों में काम कराया गया। जब काम छोड़ने की उसने कोशिश की, स्टाफ ने उसे धमकाया, कहा कि घर वालों को तुम्हारी पहचान बता दी जाएगी और माँ बाप से जुर्माना वसूला जाएगा। कई सालों तक लड़की ये कुकृत्य झेलती रही, फिर हिम्मत करके पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, तब जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका। तीसरी कहानी, ये रिपोर्ट जून 2022 में जापान टाइम्स में छपी थी। इसमें एक सर्वाइवर ने नाम बदलकर कहानी सुनाई। नाम रखा माइको। कुछ बरस पहले तक वो एक एजुकेशन कंपनी में काम करती थी। फिर कंपनी पर संकट आया तो नौकरी चली गई। हालत इतनी खराब हुई कि माइको घर का किराया नहीं दे पा रही थी। एक दिन उन्होंने इंटरनेट पर पॉर्न टाइप किया और वहां पर उन्हें एक वेबसाइट मिली और उसमें वैकेंसी दिखी। माइको को लगा कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, तंगी दूर की जा सकती है। वो इंटरव्यू देने गई। उन्हें पहले दिन ही नौकरी मिल गई। उन्होंने न्यूड मॉडलिंग यानी नग्न होकर तस्वीरें खिंचवाना, वीडियो बनवाना शुरू कर दिया। ठीक ठाक पैसे मिले। फिर एक दिन पार्टी का न्योता मिला। पार्टी में उन्हें पीने के लिए एक ड्रिंक दी गई, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। जब बेहोशी टूटी तो वो एक दूसरे शख्स के साथ कमरे में थी। इस घटना के बाद उस शख्स ने माइको को 1 साल तक ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि मैं तुम्हारी तस्वीरें रिलीज कर दूंगा। माइको ने इससे बचने के लिए दूसरा रास्ता निकाला। उन्हें लगा कि अगर वो पॉर्न फिल्मों में काम करने लगी तो शायद ब्लैकमेल थम जाए कि न्यूड पिक्चर्स रिलीज कर देंगे। तो उन्होंने एक डायरेक्टर से बात की, काम भी मिल गया। लेकिन वक्त के साथ ये काम हिंसक होता चला गया। एक मौके पर उन्हें 50 पुरुषों के साथ एक्ट करने के लिए कहा गया। माइको को अब शराब का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं बिना शराब के कैमरे के सामने खड़ी भी नहीं हो पाती थी और धीमे धीमे इसका असर उनकी शरीर पर, उनकी याददाश्त पर पड़ने लगा। वो प्रेशर में रहने लगी, डिप्रेशन में रहने लगी। और प्लेसमेंट एजेंसी जिसने ये सब काम दिया था बोली कि काम करते रहो, भले ही तुम्हें अपने चेहरे को और शरीर को दुरुस्त रखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़े। जब माइको को लगा कि अब नहीं हो पाएगा, तब उन्होंने दिवालिया होने के लिए अप्लाई कर दिया और अंततः पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ दी। अब वो अकेले रहती हैं और हमेशा इस डर के साथ रहती हैं कि कहीं घर वालों को पता ना चल जाए। अब सवाल आता है कि आज हम जापान की पॉर्न इंडस्ट्री की कहानी क्यों सुना रहे हैं। हमने आपको शुरू में बताया, जापान की संसद में पॉर्न इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए बिल लाया गया है। जापान की संसद का नाम है नेशनल डाइट। इसके 2 सदन हैं। निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और ऊपरी सदन को हाउस ऑफ काउंसलर्स कहा जाता है। निचले सदन ने इस बिल को पास कर दिया है। ऊपरी सदन में इसी महीने जून में चर्चा होगी। इस बिल के पास होने से क्या होगा? पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर पाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो वीडियो वेंडर्स फुटेज हटाने के लिए बाध्य होंगे, यानी उनके वीडियो हटा दिए जाएंगे सारी वेबसाइट से। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और शूटिंग के बीच में कम से कम 1 महीने का वक्त होना चाहिए और शूटिंग और पब्लिक रिलीज के बीच में 4 महीने का अंतर, ताकि लोग विचार कर सकें कि उन्होंने जो किया है वो आगे भी करना चाहते हैं, इस फील्ड में रहना चाहते हैं या नहीं। जानकारों की माने तो इस कानून से नौजवानों को इंडस्ट्री में फंसने से बचाया जा सकेगा। हालांकि ये शुरुआत भर है। अभी ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है जिसमें पीड़ित खुलकर अपने साथ हुए अपराध की कहानी बयां कर सके और दोषियों को सजा मिले। अगर पीड़ितों को उचित माहौल नहीं दिया गया तो कानून की सफलता पर संशय बना रहेगा। यह था आज का बड़ी खबर, पर खबरें और भी हैं। पहली खबर पाकिस्तान से सुर्खी की शक्ल में। सिंध विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी के बाद हालात वहां पर गर्म हो गए हैं। प्रदर्शनकारी अपने गायब करीबियों के बारे में जानने के लिए इकट्ठा हुए थे। गिरफ्तारी के खिलाफ कई नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। 7 जून को खुफिया अधिकारियों ने डोडा बलोच और गमशाद बलोच को उनके घर से उठाया था। इसके बाद से दोनों का कोई पता नहीं। डोडा और गमशाद दोनों कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। उनके घर वालों और मानवाधिकार संगठनों ने घटना पर विरोध दर्ज कराया। 12 जून की रात वो सिंध विधानसभा के गेट पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें उठाने की कोशिश की, नहीं हटे तो बुरी तरह घसीटते हुए ले जाया गया। बाद में रिहा किया गया। हालांकि अभी भी सरकार असली मुद्दे पर बात करने से हिचक रही है। क्या है असली मुद्दा? सुनिए। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस गायब हुए बलोच नागरिकों के लिए आवाज उठाती है। उनका दावा है कि अब तक 53,000 से ज्यादा बलोच नागरिकों को जबरदस्ती उठाया जा चुका है। उनके बारे में अभी तक पता नहीं। पाकिस्तान सरकार इस आंकड़े को कम करके बताती है, पर आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है। इसके पीछे की वजह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी है। लोगों के मिसिंग होने की ज्यादातर घटनाओं के पीछे खुफिया एजेंसी ISI है। ISI आतंकवादी का टैग लगाकर लोगों को उठाती है
कुछ आरोप फैक्चुअल होते हैं, ज़्यादातर में बलूच नागरिकों पर दहशत कायम करने के लिए केस किया जाता है। ISI जाहिर तौर पर आरोप से इनकार करती है और कहती है गायब हुए लोग पहाड़ों में छिप गए होंगे या उन्हें तालिबान ने मार दिया होगा। जैसा कि चलन है, पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार से ज़्यादा शक्ति सेना के पास है, इसलिए सब जाहिर होने के बावजूद घटनाओं पर लगाम नहीं लगती। इमरान जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब कहते थे कि गायब बलोच नागरिकों को वापस लाऊंगा, पर हुआ उल्टा। उनके कार्यकाल में मिसिंग बलोच नागरिकों की संख्या बढ़ गई। नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इनसे भी किसी भी तरह की उम्मीद करना बेमानी होगा। इन घटनाओं पर पाकिस्तान की बाकी संस्थाएं क्या कर रही हैं? 2006 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इन घटनाओं की सुनवाई शुरू की, पर कुछ वक्त बाद ही तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सभी जजेस को बर्खास्त कर दिया, इमरजेंसी लगा दी। 2011 में पाकिस्तान की सरकार ने मिसिंग पर्सन्स की जांच के लिए कमीशन बनाया। सितंबर 2020 में भी इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने एक रिपोर्ट छापी। सामने आया कि 9 साल में इस कमीशन ने एक भी आरोपी को सजा नहीं दी। ऐसी स्थिति में बलोच नागरिकों के लिए न्याय की संभावना क्षीण हो जाती है। दूसरी सुर्खी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से है। अफ्रीका के 2 बड़े देशों के बीच युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। DR कॉन्गो का एक विद्रोही गुट है मार्च 23 मूवमेंट, शॉर्ट में से M23 के नाम से भी जाना जाता है। इस गुट ने DR कॉन्गो की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। UN की एक रिपोर्ट के अनुसार M23 को बनाने के पीछे रवांडा की सरकार थी। रवांडा इससे इनकार करती है। M23 चर्चा में क्यों है? 12 जून को इस गुट ने DR कॉन्गो के बुनागाना शहर पर कब्जा कर लिया, जिससे देश नाराज हो गया। उसने कहा कि रवांडा ने असल में हमला किया है, M23 तो कवर है, हम अपनी जमीन के लिए जान लड़ा देंगे। अब तक रवांडा सरकार का जवाब नहीं आया है। अगर इस मामले को शांति से नहीं सुलझाया गया तो रक्तपात रोकना संभव होगा। ये तो वर्तमान हालत की बात हुई। दोनों देशों के बीच, कांगो और रवांडा के बीच झगड़े का बैकग्राउंड क्या है? DR कॉन्गो और रवांडा दोनों पर ही एक वक्त बेल्जियम का शासन था। 1960 के दशक में दोनों आज़ाद हुए। दोनों जगहों पर सिविल वॉर और तख्तापलट रोजमर्रा की घटना थी। अप्रैल 1994 में रवांडा में एक बड़ा जनसंहार भी हुआ था, जिसकी हमने आपको कहानी सुनाई थी। क्या हुआ था? बहुसंख्यक हुतू आबादी ने कम से कम 8 लाख तुत्सी और उदार हुतू लोगों को अपना निशाना बनाया था। कैन यू इमेजिन द नंबर? 8 लाख। जब नियम कानून पटरी पर लौटे तब हत्यारों की तलाश शुरू हुई, पर हत्यारे ज्यादातर भागकर पड़ोस के देशों में छिप गए थे। रवांडा का आरोप है कि DR कॉन्गो ने जनसंहार के दोषियों को अपने यहाँ शरण दी। दोनों देश एक दूसरे के इलाके में अलग अलग विद्रोही गुटों के जरिए अशांति फैलाने का इल्जाम भी लगाते रहते हैं। M23 ऐसा ही एक गुट है। इसमें ज्यादातर तुत्सी समुदाय के लोग हैं। उनका कहना है कि वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा से मुकाबला कर रहे हैं। इसको शॉर्ट में कहते हैं FDLR। FDLR में वैसे हुतू भी शामिल है जो रवांडा जनसंहार के बाद भागकर DR कॉन्गो आ गए थे। रवांडा में इस समय पॉल कगामी की सरकार चल रही है। कगामी तुत्सी हैं, इसलिए कथित तौर पर M23 को रवांडा सरकार सपोर्ट करती है। M23 को सबसे बड़ी कामयाबी नवंबर 2012 में मिली थी, जब इसने गोमा नाम के एक शहर को जीत लिया था। उस समय UN और कॉन्गो की सेना ने मिलकर उन्हें पीछे धकेल दिया था। फिर DR कॉन्गो की सरकार ने उनके साथ समझौता भी कर लिया था। दोनों पक्षों के बीच सीज फायर हो गया था। M23 के कई लड़ाकों को सेना में नौकरी मिल गई थी, तो एक दशक तक शांति रही। पर मई 2022 से ये गुट नए सिरे से एक्टिव हो गया। मई में M23 ने DR कॉन्गो के एक आर्मी बेस पर हमला किया, फिर एक शहर पर कब्जे की खबरें आई हैं। DR कॉन्गो रवांडा के साथ आर पार के मूड में दिख रहा है। अफ्रीकन यूनियन कमीशन ने शांति की अपील की है, पर ताली एक हाथ से नहीं बजती, शांति भी एक अलाप से नहीं आती। देखना होगा दोनों देशों को सद्बुद्धि आती है या नहीं। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी सरकारी दमन परियोजना से जुड़ी है। मामला क्यूबा और कंबोडिया का है। पहले क्यूबा की खबर। क्यूबा में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए 381 लोगों को सजा सुनाई गई। इनमें से कईयों को 25 बरस की जेल हुई। कुछ लोगों को सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस भी करनी होगी। जिन लोगों को सजा हुई उनके ऊपर राजद्रोह, पब्लिक में अराजकता फैलाना, मारपीट और डकैती जैसे इल्जाम थे। क्यूबा में बिना सरकार की इजाजत के एक साथ इकट्ठा होना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद जुलाई 2021 में हजारों लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। किस बात का प्रदर्शन? बढ़ती महंगाई और खाने पीने के सामान और दवाओं की कमी से वो आजिज थे। जैसे कि परंपरा रही, सरकार फौरन बोली, ये विदेशी साजिश है। प्रोटेस्ट करने वाले भाड़े के गुंडे हैं, देश विरोधी है, विदेश से चंदा लेकर देश का नाम खराब कर रहे हैं, क्यूबा का नाम खराब कर रहे हैं। सरकार ने बल प्रयोग के जरिए प्रोटेस्ट दबा दिया। 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। ट्रायल चला। पकौल मानवाधिकार संगठन दिखावे वाला ट्रायल चला। मार्च 2022 में तकरीबन 100 लोगों को 6 से 30 बरस की जेल हुई। इसी कड़ी में अब 387 लोगों को और सजा दी गई। आने वाले दिनों में और भी प्रोटेस्टर्स की नियति तय हो सकती है।
ये तो हुआ क्यूबा का मामला, जो अमेरिका के दक्षिण में पड़ता है। पर दमन की परियोजना सिर्फ उधर तक सीमित नहीं है, ये कार्यक्रम एशिया में भी बदस्तूर जारी है। हम बात करेंगे कंबोडिया की। कंबोडिया की एक अदालत ने नामी वकील और विपक्षी नेता थिएरी सेंग और उनके साथियों को देशद्रोह के केस में दोषी करार दिया। उन्हें सेंग को 6 बरस की सजा हुई, साथियों को 5 से 8 बरस के लिए कारावास में भेज दिया गया। पूरा मामला क्या है? 2012 में कंबोडिया में 2 पार्टियों ने आपस में विलय किया, कैंडल लाइट पार्टी और ह्यूमन राइट्स पार्टी। एक नई पार्टी बनाई, कंबोडिया नेशनल रेस्क्यू पार्टी। इसको लोगों का सपोर्ट मिला। 2017 के चुनाव में इसने सत्ताधारी कंबोडियन पीपुल्स पार्टी को कड़ी टक्कर दी। पीपल्स पार्टी 1979 से कंबोडिया की सत्ता चला रही है। इस पार्टी के मुखिया हुन सेन पिछले 37 साल से कंबोडिया की सत्ता चला रहे हैं। जब इस नई पार्टी ने उन्हें चुनौती दी तो उन्हें जमीन खिसकने का डर हुआ। फिर नई पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि यह प्रधानमंत्री हुन सेन का तख्ता पलट करने की साजिश रच रही है। इसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जो जज साहब थे वो रूलिंग पार्टी की परमानेंट कमेटी के मेंबर भी थे, जज भी थे। तो आप गेस कर सकते हैं कि उन्होंने फैसला क्या सुनाया होगा। उन्होंने इस नई बनी पार्टी को भंग करने का आदेश दिया। इसके बाद हुन सेन को चैलेंज करने वाला देश में कोई नहीं बचा। इस सरकार ने नई पार्टी के बचे कुचे नेताओं को निशाना बनाना शुरू किया। हालिया मामला 2019 की फ्लाइट से जुड़ा है। 2019 में विपक्षी नेता सैम रेंसी वापस वतन लौट रहे थे, लेकिन उन्हें वापस नहीं आने दिया गया। घटना का आरोप थिएरी सेंग पर लगा दिया गया। कहा कि सेंग ने ही रेंसी को वापस लाने का प्लान बनाया था। अभी वाली सजा इसी केस में सुनाई गई है। क्यूबा हो या कंबोडिया, चेतावनी पूरी दुनिया के लिए है। नहीं चेते, सरकारों से सवाल नहीं पूछे और सरकारों की मनमानी पर चुप रहे तो ना लोक बचेगा, ना तंत्र रहेगा, और फिर लोकतंत्र इतिहास की किताबों और ख्वाबों में पढ़ाया जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।